नमस्कार सभी को। आज थर्मल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा को पढ़ाया जाता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। और ये जो थर्मल इंजीनियरिंग का पेपर है, ये सिर्फ ठीक है डिप्लोमा लेवल पे ये थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग कर लीजिए, बीटेक, एमटेक, हर जगह अपना एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर के रूप में जाना जाता है। डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें खासकर बताना चाहता हूँ कि अभी मैकेनिकल से जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं वो आगे चल के हो सकता है हायर एजुकेशन बीटेक में अगर मैकेनिकल से करते हैं तो कुल मिलाकर के मैकेनिकल को उसके बाद भी अगर वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैकेनिकल में 3-4 एरियाज होते हैं जिसको स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। और उसमें जो सबसे बड़ा एरिया है वो है थर्मल का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मल, डिजाइन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग, ये सब जो 3 पार्ट है ये खासकर बहुत बड़ा एरिया है। मैकेनिकल का 3-4 डिवीज़न होता है, तो उसी में से एक डिवीज़न थर्मल इंजीनियरिंग है। ये ब्रॉड एरिया होता है और ये अपने अंदर 1-2 नहीं बल्कि 4-5 सब्जेक्ट्स को समाहित करता है। जैसे अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं तो उसमें हम पहले सिलेबस पर डिस्कस करते हैं और फिर देखेंगे कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारा इस थर्मल में पढ़ना है। इसलिए बड़ा ही गौर से और बड़े ही अच्छे तरीके से ये पेपर अगर किसी का बहुत मजबूत हो गया तो मैकेनिकल के बहुत बृहत एरिया का 50 से 60% का मैकेनिकल उसको समझ लीजिए उसका मजबूत हो गया। किसी भी कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया यही होता है और अगर इस एरिया में अपने आप को मजबूत किए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इस एरिया में कहा जाता है कि थर्मल में, प्रोडक्शन में और डिजाइन, ये 3 पार्ट से मैकेनिकल लगभग बना रहता है। और वेल्डिंग वगैरह भी प्रोडक्शन के अंदर ही आते हैं, कहीं कहीं अलग अलग स्पेशलाइज जैसे IIT रुड़कीज वगैरह में, तो ये वेल्डिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ये है प्रोडक्शन के अंदर ही। डिजाइन का एक अलग डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइजेशन पे एमटेक होता है। और आजकल तो मैकेट्रॉनिक्स वगैरह पे भी जो है एमटेक होने लगा है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि दुनिया बदल रहा है तो हमें भी अपने बदलाव की सख्त ज़रूरत है, हमें भी अपने बदलाव की सख्त ज़रूरत है। और इसी क्रम में बहुत अच्छी बात है कि नए नए सब्जेक्ट का कम्बिनेशन से इंटरडिसिप्लिनरी पेपर बन के उभर रहा है और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिलता है। और दोनों एक दूसरे के हेल्प से नए नए डिजाइन, चिप्स, बहुत सारी चीज़ें तैयार कर पा रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी मैकेनिकल का बहुत बड़ा रोल है और उसमें खासकर थर्मल से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च अभी चल रहे हैं। हमारे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, कुछ IITs वगैरह में आप देखोगे तो थर्मल का एटमॉस्फेरिक के साथ, थर्मल का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इलेक्ट्रिकल के साथ, सबके साथ टाई अप रहता है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें कुछ हिस्सा मैकेनिकल वाले लोग करते हैं, कुछ हिस्सा एटमॉस्फेरिक वाले लोग करते हैं, कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिकल वाले लोग करते हैं और सब मिल करके एक मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल पे काम करके सब मिलके एक अच्छा सा रिसर्च तैयार होता है। इसीलिए हमें खासकर जानने की ज़रूरत है कि थर्मल जो हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा लेवल पे, भले ये शुरुआत में हम लोगों को दिया गया सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही अगर आपको हायर एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई में बहुत ऊपर जाना है मैकेनिकल के क्षेत्र में तो थर्मल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट में कहा जाता है कि जो डूब गया वही तैरता है और जो तैर जाता है वो डूब जाता है। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग जो थर्ड सेमेस्टर, हम खासकर यहाँ जो मेरा पेपर है बिल्कुल लो लेवल पे इसको तैयार किया गया है और हम लोग बहुत अधिक हाई नहीं जाएंगे फर्स्ट स्टेज में। अगर हमारा समय पर ये सिलेबस हम समाप्त होगा तो फिर हम इसका जो सेकेंडरी फेज पे फिर से जो कुछ मॉड्यूल तैयार करेंगे तो थोड़ा हम उससे एडवांस जाएंगे, लेकिन तत्काल डिप्लोमा और बीटेक के कुछ अंश को हम लोग जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से कवरअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो डिप्लोमा का लड़का, भले हम इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन समझाएंगे हिंदी में, बताएंगे हिंदी में। कभी कोई आप लोग को कोई क्वेरी हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। कुछ बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से बुक्स को हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। तो खासकर जो थर्मल इंजीनियरिंग में बुक्स की बात होगी तो बेसिक लेवल पर जो बुक्स है जो हम लोगों ने भी बीटेक में बहुत अच्छे से पढ़ा है और एक शानदार बुक माना जाता है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बाय PK नाग। PK नाग की बहुत अच्छी बुक्स है, अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो ये। उसके बाद यूनुस सेंजल की उससे भी ज़्यादा एडवांस और बृहत रूप में जानना चाहते हैं तो यूनुस सेंजल की जो बुक है
वो भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन डिप्लोमा लेवल पर भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पब्लिकेशन, इंडियन है, एशियन है, ये सब आपको निचोड़ ला करके रखा हुआ है। हालांकि सिर्फ उतना पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन एग्जाम दृष्टिकोण से वो भी सही है। लेकिन ये सब तब आपको समझ में आएगा जब आप क्लास करेंगे और हमारे इस वीडियो लेक्चर को गंभीरता से नोट्स बनाएंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, तो फिर ये बहुत आसान पेपर होगा। ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इसलिए इसको एक अच्छे तरीके से नियत समय पे और रेगुलरिटी के साथ अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम खुद भी, हमारे भी हाथ से निकल सकता है अगर इसमें रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो, क्योंकि समय कम रहते हुए भी हम लोगों को बहुत कुछ कवरअप इस सब्जेक्ट में करना होता है। सबसे पहले इस थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। इसमें शुरुआत हम तो आपको यह सिर्फ बताना चाहते हैं कि इसमें अभी आज के सिलेबस में, आज की क्लास में सिर्फ ये आपको हम आपके ऊपर एक ये दाना देना चाहते हैं कि हम लोग ये सब कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर हम लोग ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अगर शुरू में देख कर आइए, देख कर पढ़िए, तो हम तो यहाँ बताएंगे ही, लेकिन अगर प्री आइडिया आपको पहले से है, भले गलत हो सकता है आपका खुद से पढ़ा हुआ, लेकिन आपको मजा आएगा। सिस्टम के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं उसका जो बेसिक होता है कि हम सिस्टम को ही पढ़ते हैं। जिस चीज़ पर हमारा दिमाग कंसंट्रेट होता है, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में बताना चाहते हैं, वही सिस्टम है। और दूसरा स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और कुछ कुछ बेसिक टर्म। एक भी ऐसा टर्म जो थर्मल के रिलेटेड इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी में होना चाहिए कभी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको बताया जाएगा और अच्छे तरीके से ग्राफ के साथ समझाया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। दूसरा, लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। हम लोग केमिस्ट्री में भी बहुत सारे गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ है। तो ये सब जितने भी लॉ हैं जो गैसेस के लॉ कहलाते हैं, उसमें फिर सीपी जैसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, फिर आर गैस कांस्टेंट क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, और दोनों की क्या महत्ता, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, जो हम लोग 12th में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, और उसके बाद हम यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। उसके बाद थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑफ ऑन गैसेस। गैस पे हम लोग बहुत सारा प्रोसेस करते हैं, कभी गैस को एक्सपेंड करते हैं, कभी गैस को कंप्रेस करते हैं। एक्सपेंशन कंप्रेशन का भी अपना तरीका होता है, वो आइसोबेरिक प्रोसेस से हो रहा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस से हो रहा है कि एडियाबेटिक से हो रहा है कि आइसोथर्मल से हो रहा है। अब आप कहेंगे कि एडियाबेटिक क्या है, आइसोबेरिक क्या है, आइसोकोरिक। तो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबेरिक कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर वाले को आइसोथर्मल कहते हैं, कांस्टेंट हीट का जब ये हो तो एडियाबेटिक कहा जाता है। ये सब हम डिटेल में ग्राफ के साथ पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि थर्मल इंजीनियरिंग में अगर आप ग्राफिक्स के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। तो हम लोग ग्राफिक्स को जो है लेते हुए चलेंगे कि किसी भी चीज़ का, कोई भी प्रोसेस का, और कोई भी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर जैसे पीवी डायग्राम बना रहे हैं, टीएच डायग्राम बना रहे हैं, कोई भी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है तो उसका पीवी डायग्राम में इसका क्या मतलब, कोई अगर ऐसे कर देता है क्या वो आइसोथर्मल होगा? नहीं होगा। ऐसा ही क्यों होगा? ये सारी बात जो है हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। दूसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तीसरा चैप्टर है। ये जो जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है, 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 सारा थर्मल के थर्मोडायनामिक्स पार्ट में आता है। थर्मल के अंदर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है बेसिक थर्मोडायनामिक्स। हम लोग अभी उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जैसे डिफरेंट लॉ होता है, बहुत सारा प्रोसेस में हम बताएंगे कुछ प्रोसेस फ्लो होता है, कुछ प्रोसेस नॉन फ्लो होता है। जैसे फ्लो प्रोसेस का मतलब क्या है, नॉन फ्लो प्रोसेस का मतलब क्या है, नॉन फ्लो का मतलब है, और फ्लो का मतलब जैसे सॉरी, एक तरफ से हवा आई दूसरे तरफ चली गई, एक वेंटिलेशन से आई दूसरी तरफ, और ये पंखा को थोड़ा मोड़ा हिला दिया। या फिर टरबाइन वगैरह का केस हम लोग लेंगे। टरबाइन में एक तरफ से स्टीम आता है, उसके डैने को, उसके ब्लेड्स को पूरा घुमा देता है,
और घुमाने के बाद उससे हम लोग, अलग बात है, मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, काम करते हैं, वो सब तो बात की बात है, लेकिन एक तरफ से आया दूसरी तरफ से चला गया, उसी को फ्लो प्रोसेस कहते हैं। और जब किसी सिलेंडर पिस्टन में कुछ गैसेस भरे हुए हैं, उसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, उठा रहे हैं, फिर दाब रहे हैं, मतलब किसी भी प्रोसेस से वो अंदर का गैस अंदर में है, तो वो कैसा होगा, उसको हम लोग कहेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस। तो उसका इरिवर्सिबिलिटी क्या है, बहुत सारा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, बहुत सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। नेचुरल प्रोसेस खासकर इरिवर्सिबल होता है। कोई पहाड़ से पानी नीचे गिरता है तो अपने आप फिर नीचे से ऊपर नहीं जाता है, तो इरिवर्सिबल होता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये तो ऐसे बोलने चलने में हो गया, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स कैसे इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट में उसका तरीके से डिफिनेशन क्या होना चाहिए समझेंगे हम लोग, बिल्कुल ज़मीनी मतलब पे अच्छे तरीके से, लेकिन लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वगैरह उस पर मिलता है। दूसरा कुछ भी नहीं लिख देंगे तो ये तब ऐसा कर पाएंगे जब हम लोग ढंग से इसको समझेंगे और साथ ही साथ लिखने के लिए भी हम लोग जानेंगे, तभी हम किसी को बता भी पाएंगे। दूसरा, इंट्रोपी क्या होता है। इंट्रोपी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटी छोटी किताबें पढ़ लिखी हैं। आइडियल एंड रियल गैसेस, ये सारा कुछ इसमें हम लोग को देखना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। स्टीम क्या होता है, ये पानी का एक रूप है और कुछ नहीं है। स्टीम मतलब एक तरह से वेपर का जो नेक्स्ट फेज होता है, भाप है। स्टीम टेबल में पानी के नेचर से स्टीम का नेचर किस तरह डिफरेंट होता है, हम लोग इसमें वेपर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये डोम क्या होता है, क्या कहते हैं, वेपर डोम कैसे होता है, वेट रीजन किसको कहते हैं, सुपर हीटेड रीजन किसको कहते हैं, जब पानी वेट रीजन से पहले है तब उस रीजन को सब कूल्ड रीजन किसको कहते हैं, वेट रीजन में इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होता है, अगर स्टीम जो है वो वेपर डोम के ऊपर है तब क्या कहेंगे। स्टीम का इतना अच्छा प्रॉपर्टी और इतना बड़ा इसका एरिया है कि इसको एक स्टीम टेबल आता है, हम आप लोगों को सबको खरीदने भी कहेंगे। और उसका लाइन बाय लाइन कैसे देखना है, जैसे कि अगर 1 बार पे कितना डिग्री पे प्रेशर होना चाहिए, कि 1 बार प्रेशर पे कितना डिग्री पे सेचुरेशन टेम्परेचर होना चाहिए, उसका सुपर हीटेड रीजन क्या होना चाहिए, सुपर हीटेड रीजन पर वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी का क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको स्टीम टेबल में जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टीम टेबल के बाद हम लोग जो है मोलियर डायग्राम भी, मोलियर साहब साइंटिस्ट थे और उन्होंने एचएस डायग्राम दिया था, इंथैल्पी इंट्रोपी डायग्राम, उसी को एक्चुअली मोलियर डायग्राम कहा जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस को स्टीम टेबल में तो टेबल बना है, लेकिन ग्राफ में अगर हमको देखना हो तो भी हम मोलियर डायग्राम से इसको देख सकते हैं। और इसीलिए, और ये सब बहुत ही, मैकेनिकल का स्टूडेंट जो खासकर थर्मल के प्रति इंटरेस्टेड है, वो अगर मोलियर और क्या कहते हैं स्टीम टेबल वगैरह के जानने में, देखने में कन्फ्यूजन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हम लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट, भले वो गांव द्वार का हो, भले वो बिल्कुल ये हो, लेकिन कोर सब्जेक्ट, वो कंप्यूटर नासा साइंटिस्ट, इसरो, वो सब भले कम कर रहा हो, लेकिन अगर कोर मैकेनिकल, जो कि बहुत दिनों से पुराने किताब में भी ये सब इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसमें भी अगर पीछे रह जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हम लोगों को कोर मैकेनिकल जब हम लोग जानेंगे तभी हम लोग इसके आगे का एडवांस नॉलेज ले सकते हैं। इसी में अगर दिक्कत हो जाएगी तो फिर क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद स्टीम जनरेटर मतलब ऐसा जो स्टीम को जनरेट करता हो, और स्टीम को जनरेट करने वाला कुछ और नहीं बल्कि, सही कहा, बॉयलर होता है। इसका दूसरा नाम बॉयलर है। बॉयलर का बहुत सारा टाइप्स है। बॉयलर के बिना कोई पावर प्लांट नहीं बन सकता है, क्योंकि खासकर थर्मल पावर प्लांट की बात हम कर रहे हैं। बॉयलर जब बनता है तो वो स्टीम बनाता है, और वही स्टीम टरबाइन को चलाता है, और टरबाइन को चलने से जो टरबाइन का ब्लेड और रोटर घूमता है तो उससे शाफ्ट घूमता है, उस शाफ्ट का कनेक्शन जनरेटर से होता है, और जनरेटर को हमको हाथ से या किसी और चीज़ से, डीजल पेट्रोल से नहीं घुमा करके टरबाइन के ब्लेड की मदद से घुमा लेते हैं, बिजली पैदा हो जाती है। यही तो पावर प्लांट में होता है। चूँकि ये वेपर से होता है, और वेपर स्टीम से होता है, और स्टीम बनता हीट से है, कोयले को जलाकर होता है। इसीलिए चूँकि हीट की, इसका जो उपज हुआ पावर का, ये हीट से होता है, इसलिए इसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। बाकी टरबाइन अगर पानी की मदद से घूम रहा है और तब जाके बिजली पैदा हो रही है तो उसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। टरबाइन अगर
विंड ब्लेड जो विंड क्या कहते हैं पवन चक्की होता है, विंड व्हील, उसके मदद से अगर टरबाइन घूम रहा है और उसके टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमेगा, जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा होगी, और जब बिजली पैदा होगी तो उस केस को हम लोग जो है विंड पावर कहते हैं। इसी तरह जियोथर्मल पावर होता है, बहुत तरह का बात हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जब पढ़ेंगे, एक पेपर होगा और वो पढ़ना भी चाहिए, सब अलग से भी पढ़ सकते हैं हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं जब सिलेबस में आएगा तब पढ़ेंगे। ये सब तो 10th के सिलेबस में भी आजकल जो है कुछ अलग से नया चैप्टर दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा नीति में जो कुछ बदलाव आया है ये हम लोगों के लिहाज से बहुत अच्छा है। खासकर हम लोग आप लोग ऐसे फेज में हैं जो पुराने का भी सिस्टम का मजा लेंगे, नया का भी लेंगे, तो हम लोग को एक फ्यूचर को देखते हुए पढ़ाई करना है, जो कि आगे चल के हमको वर्क मिल पाए, हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकें और काम कर सकें, देश को अपने टेक्नोलॉजी में मदद कर सकें, और क्या करना है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इसके बाद हम लोग बॉयलर में हम लोग बताए कि बॉयलर जो डिफरेंट टाइप का बॉयलर है, लंका साइड बॉयलर है, कुछ लोकोमोटिव बॉयलर होता है, इस सब के बारे में जानेंगे, सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। और आजकल हालांकि प्रैक्टिकली अब सब क्रिटिकल बॉयलर थोड़ा कम हो रहा है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर ज़्यादा हो रहा है। और सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, क्योंकि हम इस एरिया में काम भी कर चुके हैं, प्रैक्टिकली हम आपको बहुत सारा चीज़ के बारे में बताएंगे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल और एयर कंप्रेसर, ये हालांकि अलग अलग चैप्टर हमने साथ लिखा है, इसमें हम लोग बहुत सारा साइकिल है जो कि एयर बेस्ड इसको बनाया गया है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सब साइकिल पे जो है हम लोग भले ही इसका आइडियल मॉडल एयर है, लेकिन जो है इसके मॉडल पे आज इतना लोकोमोटिव वगैरह चल रहा है, इतना इंजन तैयार हो रहा है। ये आईसी इंजन का बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट में आता है। इसके इफिशियंसी को जानेंगे, और इसका इफिशियंसी किसी चीज़ पर के बदौलत चेंज भी होता रहता है। अगर मान लो कंप्रेशन रेट को बढ़ा दें, घटा दें, तो इफिशियंसी अलग हो जाएगा। लिमिटिंग प्रेशर को घटा दें, बढ़ा दें, ये सब अभी आपके समझ में नहीं आएगा, हमको पता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप सिर्फ इंटरेस्ट लें कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। मेरा मकसद सिर्फ यही है, बाकी इसको कैसे पढ़ना है उसके लिए हम बताएंगे। उसमें पीवी डायग्राम, टीएस मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, इस सब के बारे में बात करेंगे। कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जगह जगह हमें देखने को मिलता है। और कंप्रेसर के बेस पे हम आजकल बहुत कुछ, कंप्रेसर का मतलब जो एयर को कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस्ड एयर का हम लोग को बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है, जितना हवा भरते हैं सब जगह कंप्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंप्रेसर भी बहुत तरह का होता है, रोटरी होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, हम लोग उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग हीट ट्रांसफ़र, ये भी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्टरी चैप्टर के रूप में इसको रखा गया है। ये देखने में बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही लार्ज एरिया इसका है। हम लोग लेकिन जितना भी अधिक से अधिक पढ़ पाएँ इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट मोड, जैसे मोड तो 3 तो है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, लेकिन इतनी मोटी मोटी किताबें इन तीनों पे आती हैं, सिर्फ रेडिएशन पे इतनी मोटी किताबें आती हैं। तो हम ये नहीं कर रहे कि जाके आप उस किताब को पढ़ने लगिए, हम लोग को उसको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का डिफिनेशन के साथ साथ कुछ और अच्छी बातें, इससे रिलेटेड लॉज, जैसे कंडक्शन में फूरियर्स लॉ है, कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ है, और रेडिएशन में हालांकि 3-4 लॉ है, विन्स लॉ, मैक्स प्लैंक्स लॉ, बहुत सारे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे और जान लेंगे, तो हम लोगों को बेसिक थर्मल का पूरा आइडिया लग जाएगा। कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए तो कोई ये ना कहे कि हम पढ़े नहीं हैं डिप्लोमा में, तो मज़ा आने वाला है। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्टीम टरबाइन वही टरबाइन है जो पावर प्लांट में काम आता है, पावर प्लांट में पावर जनरेशन का काम आता है। हम लोग यहाँ पर बॉयलर पर है, बॉयलर में जो स्टीम जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, वो स्टीम टरबाइन में जाएगा। किसके मदद से जाएगा, नोजल की मदद से जाएगा, इसलिए इसके अंदर हमको नोजल भी पढ़ना है। दूसरा, स्टीम टरबाइन क्या स्टीम ले करके खाली घूम जाएगा, कैसे घूमेगा, उसका इफिशियंसी कैसे ज़्यादा अच्छा होगा, सबसे पहले जो स्टीम का अटैक होगा वो कहाँ पर होगा, घूमने के बाद जो है वो स्टीम फिर बाहर कहाँ जाएगा, तो घूमने के बाद फिर बाहर किस में जाता है, कंडेंसर में जाता है। तो हम लोग इसमें कंडेंसर भी पढ़ेंगे। और कंडेंसर का जो एक अलग, कंडेंसर के पास ही एक अलग साइकिल चलता रहता है, जो कंडेंसर में क्या होता है, जो गर्मी था उसको कूल करता है, ताकि जो है वेपर और पानी जो मिला हुआ रहता है, क्योंकि टरबाइन के पास तो कंप्लीट स्टीम रहता है, स्टीम का मेन काम है घुमा देना, वो ड्राई होता है, जब वो घुमा देता है तो उसका टेम्परेचर गिरता है,
और जब स्टीम का टेम्परेचर गिरेगा तो वो पानी में कन्वर्ट होगा, और जब पानी में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है कि धीरे, लेकिन वो उसको और ज़्यादा कंप्रेस करके हमको आगे फिर से उसको साइकिल में चलाना है, तो वो अगर वेपर और पानी मिक्स टाइप का रहेगा चलेगा, काम नहीं चलेगा। इसलिए हमको उसको कंप्लीट पानी में कन्वर्ट कराने के लिए उसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गिराना पड़ता है, और उसको टेम्परेचर को गिराने के लिए उसके हीट को खींच के एक तरह से बाहर लेके जाना पड़ता है। और ये काम करने में हमको कूलिंग टावर का जो कूलिंग पानी, कूल्ड पानी आता है वो मदद करता है। वो क्या करता है, वो साइकिल एक बना हुआ है, ठंडा पानी आया और बगल में कंडेंसर का गर्मी खींचा और फिर लेके चला गया कूलिंग टावर में चढ़ गया, वहाँ से फिर जो है गिरता है ठंडा पानी बन के। कूलिंग टावर का भी फिर टाइप्स होता है, इंड्यूस्ड होता है, नेचुरल कूलिंग टावर होता है, बहुत सारे, वो सब भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे जरूर। कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, हम लोग मतलब इस तरीके से कंसस होके और डर के साथ पढ़ेंगे कि हमेशा सोचेंगे कहीं यही तो नहीं पूछ देगा, कहीं यही तो नहीं पूछ देगा, और इस सोच के साथ अगर पढ़ेंगे तो विश्वास करिए बहुत अच्छा पढ़ाई होगा। तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, कूलिंग टावर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद एक अलग तरीका भी है पावर जनरेशन का, वो गैस टरबाइन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जेट प्रोपल्सन भी, हवाई जहाज वगैरह जो चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और गैस टरबाइन में जो क्लोज एंड ओपन साइकिल दोनों होता है, उसमें ग्रेटर गैस टरबाइन, उसका लेआउट क्या होता है, पीवीटीएस डायग्राम क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, और फिर टर्बोजेट इंजन जो कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है आजकल, रामजेट इंजन, उसमें स्क्रैम जेट और टर्बोजेट, ये सब पढ़ना है, टाइप्स है, इसमें क्या बेसिक अंतर है वो जानना है, मैक नंबर वगैरह क्या होता है वो जानना है। तो आप लोग क्या देखें, आप लोग देखें कि बहुत इसमें आईसी इंजन से रिलेटेड चीज़ भी पढ़ना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखिए, ये सब जितना देखें किसका पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। उसके बाद हम लोग जो कुछ इसमें देख रहे हैं ये सब किसमें देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, ये स्टीम जनरेटर, ये सब किसका पार्ट है, ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, और फिर ये भी अप्लाइड में है, ये भी अप्लाइड में है। ये आईसी इंजन का भी कुछ पार्ट है, ये जो है ये हीट एंड मास ट्रांसफर एक सब्जेक्ट होता है, उसका पार्ट है। ये फिर अप्लाइड का पार्ट है, कुछ आईसी इंजन का पार्ट भी हम लोगों को पढ़ना है, और हाइड्रोलिक्स का टरबाइन जो हाइड्रोलिक्स में पढ़ना है वो सारा कुछ यहाँ पढ़ लेना है। वहाँ और यहाँ में सिर्फ अंतर ये होता है मोस्टली, जब हम यहाँ का पढ़ाएंगे साथ साथ वहाँ के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ स्टीम होगा, वहाँ पर वाटर होता है, और है तो दोनों एक ही, लेकिन ये वाटर यहाँ, वहाँ तो वाटर के फेज में रहता है और यहाँ पर वाटर स्टीम के फेज में रहता है। और इसी तरह से हम लोग आज का जो ये क्या कहते हैं सिलेबस का पार्ट है उसको कवरअप किए हैं। आप एक बार अच्छे तरीके से इस सिलेबस को अपने आज से एक नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, जहाँ भी रहिए कोरोना में अपने आप को बचा के रहिए। और साथ ही साथ ये कोरोना जो भी है, ये वक्त भले ही मतलब कोरोना का हो या जिसके कारण भी हम कॉलेज नहीं आ पा रहे हों या फिर ऑनलाइन घर से ही कर रहे हो, अंत में ये हमारी ज़िंदगी का ही तो वक्त है, इसलिए इसे हमको यूटिलाइज करना है, इसको गंवाना नहीं है, नहीं तो आखिर अंत में हमको इसके लिए भी जो है थोड़ा थोड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। इसको एक अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिए। हम इसको वीडियो रोक करके जब भी हो पॉज करके रोकिए, लिखिए। मेरी बात को दोबारा भी अगर समझना हो, सुनना हो, आज हम आपको कुछ नहीं बताए हैं, सिर्फ ये बताए हैं कि हमारा जो थर्मल पेपर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और हम लोग इसमें एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हमें दोनों चैलेंजेज हैं, समय का भी दिक्कत होगा इसलिए, और साथ ही साथ जो है कि अधिक से अधिक चीज़ को भी कवरअप करना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैं हमारा कोई भी आगे चल के जो भी लेक्चर अपलोड हो रहा है जागते रहो पे या जहाँ भी हो रहा है तो उसको कभी भूलिए नहीं और उसको अच्छे तरीके से करिए। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू होगा और वो 1 से 2 लेक्चर में वो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।